हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ये हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज है। ये हमारा आज डे 3 है। इसमें हम जुलाई माह के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। अर्थात हमने अपने पहले पार्ट में 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया था। इस दूसरे पार्ट में हम 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक की इम्पोर्टेंट करंट की घटनाओं को काफ़ी अच्छे से विश्लेषित करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये करंट अफेयर्स लेट्स क्रैक सीरीज का डे 3 है। जुलाई 11 से लेकर 20 तक की घटनाओं को हम यहाँ कंप्लीट करेंगे। ऑलरेडी हमारा पार्ट 1 इसका आ चुका है, जिसमें हम 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया था। आप में से कई सारे लोग जो पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, उनको पता होना चाहिए कि हमने आपकी प्रीलिम्स की तैयारी को सुनिश्चितता प्रदान कराने के लिए, अर्थात हर हाल में आपको सफल बनाने के लिए लगभग 10 सीरीजों को शुरू किया है। चाहे वो प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज हो, इसके अंतर्गत हम आपको 2000 टॉपिक कवर कराते हैं। ऑलरेडी ये सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। करंट अफेयर्स में आपको अच्छे से पता है कि आपने मई माह के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लिया था, जून को कंप्लीट कर लिया था और जुलाई के आपने पार्ट 1 को भी कंप्लीट कर लिया है। प्रीलिम्स बैक ईयर की बात करें तो हम विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आप आंख बंद करके भी यूपीएससी में अपने नंबर्स को बढ़ा सकें। और फिर रही बात सीसेट लेट्स क्रैक की, तो आपको यहाँ पे हम रीजनिंग के कई सारे टॉपिक, कॉम्प्रीहेंशन को काफ़ी अच्छे से विश्लेषित करके और बहुत जल्द मैथ की सीरीज भी शुरू करने वाले हैं। टारगेट 60+ सीरीज भी बहुत जल्द शुरू होगी ऑलरेडी। हालांकि हम टेलीग्राम पर आपको अभी भी नित्य 40 MCQ देते रहते हैं, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक की मदद से हमारे टेलीग्राम से जुड़कर उन MCQs को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिनकी शब्दावलियाँ यूपीएससी पर आधारित ली गई हैं और काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ही हम कवर कराते हैं, फालतू की बातों को अवॉइड करते हुए। क्लियर? तो अब हम अपनी सीरीज को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला आर्टिकल है वो है रेवा सोलर प्लांट। कई सारे लोग नाम से समझ में आ जाएगा रेवा। रेवा को आप लोग 2 बार सुनते होंगे। एक तो आप तब सुनते होंगे जब आपने पढ़ा होगा अमीर खुसरो को लेकर, क्लियर, कि वास्तव में अमीर खुसरो या तानसेन को आपने जब पढ़ा होगा तो पता चलता है कि ये रेवा के महाराज यहाँ से थे। तो कहाँ का है रेवा? ये वास्तव में मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। क्लियर? आपको ये नहीं पढ़ना है, आपसे ये भी नहीं पूछेगा रेवा सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश में है कि कहाँ है। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये पहला सोलर पार्क है जिसे वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंड किया जा रहा, मतलब पहला सोलर पावर प्लांट है जिसे वर्ल्ड बैंक फंड कर रही। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे आपको ADB दे देगा, AIIB दे देगा, NDB दे देगा, तो आप कहेंगे नहीं साहब वर्ल्ड बैंक है। दूसरी बात कि ये पहला प्रोजेक्ट है जो अपने राज्य से बाहर के ग्राहक को बिजली सप्लाई करेगा। मतलब अभी तक क्या होता था कि जो भी प्रोजेक्ट बनते थे वो अपने ही स्टेट को बिजली की सप्लाई करते थे, बट ये प्रोजेक्ट न केवल मध्य प्रदेश अपने स्टेट को बिजली की सप्लाई देगा, बल्कि उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, इन सबको भी देगा। आपसे स्टेट नहीं पूछेगा, इसलिए आपको पढ़ना नहीं है, मैंने बस आपको बताया। एक और बात कि ये क्या करेगा, ग्रिड पैरिटी बैरियर को तोड़ने वाला प्लांट। अर्थात माना जाता है ना, जो ग्रिड होती है, ग्रिड का काम क्या होता है? ग्रिड का काम होता है बिजली को उत्पन्न करना और बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। तो ये क्या करेगा कि जो ग्रिड है वो अच्छी क्वालिटी की बनाई जाएगी, ताकि बिजली का जो प्रवाह है वो कम से कम अपव्यय होकर अच्छे पूर्वक पहुंच जाए, अर्थात सस्ती से सस्ती बिजली प्रोवाइड की जा सके। अब आप लोगों को लग रहा होगा सर ये लैंग्वेज हम समझ नहीं पाए, सिंपल भाषा में समझा दीजिए ना। तो देखिए, जब आप पढ़ते हो ना फिजिक्स में घर्षण को लेकर, घर्षण और प्रतिरोध क्या होता है? घर्षण क्या करता है, उस चीज़ की स्पीड को काफ़ी कम कर देता है, तो आपको बल की ज़रूरत पड़ती है। जितना अधिक घर्षण होगा उतना ही ज़्यादा आपका बल लगेगा, और घर्षण जितना कम होगा बल उतना ही कम लगेगा। अर्थात जिस हिसाब से सुचालक और कुचालकों का उपयोग किया जाएगा, उसी हिसाब से बिजली का प्रवाह काफ़ी तेज होगा। समझ गए? आप ऐसे समझ सकते हो, बाकी आपसे डेप्थ में नहीं पूछेगा। फिर बात आती है कि पहला सोलर पावर प्लांट है जो सस्ती बिजली प्रोवाइड करेगा। पहला सोलर पावर प्लांट है
जिसे क्लीन टेक्नोलॉजी के द्वारा फंड किया जा रहा। क्लीन इन्वेस्टमेंट फंड्स के अंतर्गत वास्तव में 2 फंड आते हैं। अब आपने यहाँ नाम सुना ना, क्लीन टेक्नोलॉजी फंड, तो ये होती क्या है इसको देख लेते हैं। क्लीन टेक्नोलॉजी फंड, नंबर 2 स्ट्रेटजिक क्लाइमेट फंड, मतलब क्लाइमेट इन्वेस्ट फंड के अंतर्गत ये 2 फंड आते हैं, समझ गए। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन घुमा सकता है कि क्या ये रियो अर्थ समिट के अंतर्गत इसको जनरेट किया गया था, तो आप कहेंगे नहीं साहब, इसे रियो के तहत नहीं किया गया था, बल्कि ये वर्ल्ड बैंक इसका ट्रस्टी है, उसी के द्वारा इसमें फंडिंग प्रोवाइड कराई जाती है। कहने का मतलब क्या है कि इस पूरे आर्टिकल में अधिकांश चीज़ें पहली बार हो रही है ना, तो आप समझ सकते हैं कि आपको यहाँ ज़्यादा याद नहीं करना है, आपको बस मोटा मोटा ये याद रखना, वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा है, राज्य से बाहर बिजली देगा, सस्ती बिजली देगा, ग्रिड पैरिटी को तोड़ेगा, ठीक है, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड के द्वारा इसे फंड मिल रहा है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं याद करना है, समझ गए। और वैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, हाँ आप MPPCS दे रहे होंगे तो ज़रूर पूछेगा, बट UPSC आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब आता है मंगोलियन कंजूर। मंगोलियन कंजूर क्या है आप ऐसे समझिए कि आप लोगों ने बचपन में या आप लोगों ने कई सारी पुस्तकों में, या आप यहाँ पे ये देखिए, ये जो वीडियो चल रहा है इसमें आपको देखिए एक चीज़ मिल रही है, क्या, वैदिक संहिताओं की वो पट्टियाँ मिल रही हैं, समझ गए। एक तरीके का आप कह सकते हो कि ये धातु की बनी हैं, बट ये धातु की ना होकर ये किस चीज़ की तख्ती होती थी, ये उस समय ताड़ के पत्तों की बनती थी, क्लियर। एक तरीके की पांडुलिपि आप कह सकते हो मोटे तौर पर, तो वही चीज़ होता था कंजूर, क्लियर। अब यहाँ पे वर्ड है मंगोलियन कंजूर, इसका क्या मतलब, मंत्रालय ऑफ कल्चर के द्वारा 108 वॉल्यूम्स को प्रिंट कराया गया है। बुद्धिस्ट कैनोनिकल टेक्स्ट हैं, टेक्स्ट का मतलब कि बुद्ध के द्वारा या बुद्ध के अनुयायियों के द्वारा उनके जो वचनामृत थे, मतलब उनकी जो सिद्धांत, उनके जो शिक्षाएं थी, उनको उन टेक्स्ट को लिपिबद्ध किया गया, तो जिसमें किया गया था वो वास्तव में कंजूर था, क्लियर। हम लोग पांडुलिपियाँ बोलते हैं, मंगोल के लोग कंजूर बोलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट हैं भारत सरकार के द्वारा अपनी नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट। अब आप समझ गए होंगे कि सर मैन्यूस्क्रिप्ट आपने बोल दिया, इतना ही काफ़ी है। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब ही होता है पांडुलिपियाँ। 2020 के पहले पहले पूरा करना है। भाषा शास्त्री मंगोलियन है। नैम को 2003 में मंत्रालय टूरिज्म एंड कल्चर के द्वारा बनाया गया। NMM का मतलब क्या है, नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ये जो मिशन है क्या ये कल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो नहीं साहब, ये कल्चर और टूरिज्म दोनों के साथ मिलकर आता है, क्लियर। नोडल एजेंसी आपसे नहीं पूछेगा कि इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स के बारे में आप बताइए, ये नहीं पूछेगा, समझ गए। चलिए अब आता है मालाबार एक्सरसाइज। एक्सरसाइज UPSC उसे पूछती नहीं है, बट उम्मीद ज़्यादा है कि कभी भी क्वेश्चन पूछ सकती है। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं, यहाँ तक कि यहाँ पे तो ठीक है, बट आप जब UPSC का मेंस लिखते हैं और उसमें जब आप इंडिया की इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी या IR से संबंधित जब पॉलिसीज़ को डिफाइन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आप तथ्य के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं कि मालाबार एक्सरसाइज में कौन कौन कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं, साथ ही मालाबार एक्सरसाइज वास्तव में किस संगठन के अंतर्गत होती है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1992 से इंडिया व USA के साथ हो रही थी, बट 2015 में जापान को भी पार्टिसिपेट किया गया, बट अब ऑस्ट्रेलिया भी डिमांड कर रहा है कि भाई साहब आप हमको भी पार्टिसिपेट करा लो। आखिरकार ऑस्ट्रेलिया क्यों कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया इसलिए कह रहा है क्योंकि जो क्वाड बना है, क्वाड जो ग्रुप है वो जो बना है उसके अंतर्गत ये चारों कंट्री आते हैं, तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया भी कह रहा है, यानी कि अभी ऑस्ट्रेलिया इसमें नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। एक और बात यहाँ पे वो ये कि आपसे UPSC के मेंस में क्वाड की प्रासंगिकता, उसकी आलोचना, उसकी चुनौतियाँ और भविष्य की उसकी उपलब्धियाँ के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। जैसे हम यहाँ पे प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज करा रहे हैं ना, देखिए आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, ये हम लिख के दे भी सकते हैं। आप अगर हमसे ये भी कहें कि आप कोई प्रूफ दें तो हम करा सकते हैं, क्लियर। 30 जून से मतलब 27 जून को आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। शाम को 6 बजे आप हमसे बात करेंगे, हम सब आपसे मिलके बात करेंगे। 30 जून को हम एक नया कुछ प्लान बनाएंगे, हालांकि प्लान मेरा पहले से ही बना हुआ है, ठीक है।
उसके अंतर्गत हम आपको मेंस के पूरे टॉपिक, जैसे यहाँ प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज चल रही है तो वहाँ पे मेंस के लिए लेट्स क्रैक सीरीज 2.0 शुरू होगी। वहाँ पे हम आपको मेंस के ऐसे ही सारे टॉपिक और कम से कम कुछ नहीं तो 10,000 से भी ज़्यादा आंसर राइटिंग क्वेश्चन कराएंगे, टेस्ट सीरीज भी कराएंगे, ऑप्शनल भी आपका कवर कराएंगे। हालांकि ऑप्शनल तो आपका अभी से ही कवर हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ तक हो जाएंगी। तो बट अभी आपको क्या करना है, जितना मैं पढ़ा दूँ उतना देखना है, केवल प्रीलिम के लिए चिंता नहीं करनी। और इसमें भी चिंता नहीं करनी कि मेरा छूट जाएगा, क्या कुछ भी नहीं छूटेगा। 100 क्वेश्चन आते हैं ना, 60 मेरी गारंटी है वही आएंगे जो मैं बताऊँगा, उससे बाहर नहीं आएंगे, समझ गया। तो आपको ज़्यादा चिंतित नहीं होना है। चलिए अगला क्या है, ओपन स्काइज एग्रीमेंट। ओपन स्काइज एग्रीमेंट सिंपल सा मतलब किससे संबंधित ये शब्दावली है। आप देखते होगे ना आसमान में जहाज उड़ते हैं, आप कहोगे इसमें कौन सी नई बात बता दी हो, नीचे थोड़ा ना जहाज उड़ते हैं। तो ठीक है भाई, नई बात नहीं बताई, आसमान में ही जहाज उड़ते हैं, लेकिन आसमान सबका थोड़ा ना होता है। अब आप क्या उड़ा सकते हो साउथ ब्लॉक और इंडिया के नॉर्थ ब्लॉक के ऊपर से जहाज? नहीं उड़ा सकते हो। क्यों? क्योंकि वो नो फ्लाई जोन है, मतलब उसके ऊपर से आप विमान नहीं उड़ा सकते हो, समझ गए। इसीलिए कई सारे प्लेसेस होते हैं, जैसे आप ऐसे देखिए, जैसे ये हमारा प्यारा भारत है, प्यारा भारत को हमने यहाँ से जूम किया, ठीक है। अब आप बताइए पाकिस्तान क्या हमारे इंडिया की दिल्ली की राजधानी के ऊपर से बांग्लादेश जा सकता है? नहीं जा सकता है। तो पाकिस्तान कैसे जाता है? यहाँ से जाता है नेपाल की ओर, क्लियर। इंडिया को जैसे इसमें पाकिस्तान ने रोक रखा है, तो इंडिया कैसे जाता है? यहाँ से होते हुए ईरान से अफगानिस्तान की ओर, क्लियर, और तब मध्य एशिया पहुँचता है। तो वही चीज़ है। अब अगर पाकिस्तान हमें परमिशन दे दे तो पाकिस्तान के ऊपर से हम लेके जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक लोकेशन के ऊपर से लेके जाएंगे। तो अगर पाकिस्तान ने हमें परमिशन दे दी कि आप हमारे ऊपर के आकाश का इस्तेमाल कर सकते हो, तो उसे कहा जाता है ओपन स्काइज एग्रीमेंट, क्लियर। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ना ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो देख लीजिए भारत ने किसके साथ समझौता किया? यूएई के साथ, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट तो एक तो ये यूएई की लोकेशन है, अभी हम आपको बताएंगे। हालांकि कई देशों के साथ इंडिया कर लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक ये बनेगा कि पहली बार इंडिया ने किसी कंट्री के साथ किया है, पहली बार इंडिया ने किसी मिडल ईस्ट कंट्री के साथ किया है, पहली बार इंडिया ने किसी मुस्लिम कंट्री के साथ किया। तो कहोगे नहीं साहब सब गलत आप बोल रहे हो, ये बिल्कुल सही बात नहीं है, ठीक है। तो आप उसको कट कर देंगे। अब हम आपको लोकेशन दिखा देते हैं, किसकी बताइए? यूएई की। तो ये है हमारा प्यारा भारत, वेस्ट की ओर चले यूएई आपको दिख रहा है, कहाँ पे? गल्फ ऑफ पर्सिया, और यहाँ पे क्या है? गल्फ ऑफ ओमान, क्लियर। अब यहाँ पे हम थोड़ा जूम करते हैं मैप को अपने, जब जूम करेंगे तो आप ये देख सकते हैं यूएई की लोकेशन गल्फ ऑफ पर्सिया के पास है, ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान, और यहीं पे है क्या? स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। देखिए आप लोगों को लग रहा होगा कि सर आप इतनी बार मैप दिखा दे रहे हो ना कि हमको सब याद हो जा रहा। तो बिल्कुल हम इसीलिए आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए हमारा प्यारा क्या है? चाबहार फोर्ट, क्लियर। आप देख रहे हो ना, ये हमारा चाबहार पोर्ट है। और ये हमारे पड़ोसी देश किसका पोर्ट है बताइए? यहाँ पे ये देखिए ग्वादर पोर्ट, क्लियर। तो ये पाकिस्तान का है। तो आप ये देख सकते हैं ये लोकेशन काफ़ी स्ट्रेटजिक हैं। अब ये गल्फ ऑफ ओमान आपने देख लिया, ठीक है, ओमान कंट्री देख लिया, यमन देख लिया, यानी कि यमन से सीमा यूएई की नहीं लगती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। सऊदी अरब को आपने देख लिया। सऊदी अरब एकमात्र ऐसा यहाँ पे कंट्री दिख रहा होगा आपको कि जो गल्फ ऑफ पर्सिया से भी टच हो रहा है और जो रेड सी से भी टच हो रहा। रेड सी ये है आपका, गल्फ ऑफ अडन ये है। अब यहाँ पे आप बताइए यहाँ पे कौन सी स्ट्रेट है आपकी? आपने वहाँ पे तो हार्मोज स्ट्रेट पढ़ी ना, ये कौन सी स्ट्रेट है आप बताइए? यहाँ पे एक मिनट रुकिए, ये है आपका रेड सी, ये गल्फ ऑफ एडन, ठीक है। यहाँ पे ये है आपका जिबूती, ठीक है। ये आपका यहाँ ये सब के सब किस में आते हैं कंट्री बताइए? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत ये सारे कंट्री आते हैं, क्लियर। तो इतनी सारी चीज़ें आपको कंप्लीट हुई। हाँ, जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ आप लोग भी भटका देते हो मुझे। देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा ना, यहाँ कौन सी है बताइए? यहाँ पे है बाब अल मंदेब। याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बाब अल मंदेब जो जल संधि है वो किन किन के बीच है? लाल सागर और गल्फ ऑफ अडन के बीच में, क्लियर। देखो शायद अगर दिखाई पड़ जाए यहाँ पे बाब अल मंदेब, ये देखो बाब अल मंदेब स्ट्रेट है, समझ गए। चलिए इतनी सारी चीज़ें काफ़ी हैं। देखते हैं आगे, भाषण चर आइलैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस समय बंगाल चुनाव चल रहा है और मज़े की बात यह है
कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी शेख हसीना से मिलने गए थे। किस लिए गए थे आपको अच्छे से पता है, क्योंकि बांग्लादेश की एनिवर्सरी मनाई जा रही थी, क्लियर, तो उसी के लिए गए थे। तो वहाँ पे ही ये चर्चा में आया था भाषणचर आइलैंड। हालांकि कई वर्षों से चर्चा में, ये जुलाई का मैं करंट पढ़ा रहा हूँ, बट मैं इस करंट को भी करंट से और अपडेट कर दे रहा हूँ, क्लियर। तो भाषणचर आइलैंड कहाँ है, तो बांग्लादेश में है, बंगाल की खाड़ी में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चन पूछेगा हिंद महासागर में है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो भाषणचर आइलैंड है म्यांमार का आइलैंड है, तो आप कहोगे नहीं साहब ये बांग्लादेश में, तो आप कह रहे होंगे सर दिखा तो दो तभी तो मज़ा आएगा। तो ठीक है भाई, आपकी इच्छा, गूगल बाबा से हमने कहा कि आप हमें दिखा दीजिए, तो ये हम चले, बांग्लादेश है हमारा प्यारा पड़ोसी, क्लियर। ये कॉक्स बाज़ार आप देख रहे हो, चटगांव को तो आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते ही हो ना, तो हम आपको यहाँ पे भाषणचर आइलैंड दिखा देते हैं, भाषण, ठीक है। ये देखिए, ये आपका है भाषणचर आइलैंड। ये देखिए अब बनाया जा रहा है, ठीक है, 4P आइलैंड के नाम से जाना जाता है, ठीक। ये देखो, ये भाषणचर आइलैंड आपको दिखा, थोड़ा और अच्छे से दिखाएं। चलिए, आपकी बात हम पूरी बातें मानते हैं, इसीलिए आप भी हमारी पूरी बात माना करिए। ये देखिए, ठीक है, आप देख लिए कि ये बिल्कुल नदी। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ऐसे इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ, ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये जो भाषणचर आइलैंड बना है ना, ये कोई नई बस्ती किसके लिए बसाई जा रही है, रोहिंगा वालों के लिए, क्लियर। ये सारी चीज़ें डेवलप किया जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक इशू चल रहा है, इशू क्या है कि ये पूरा का पूरा क्या है कि नदी के चारों ओर घिरा हुआ है बंगाल की खाड़ी से। तो डर ये लगता है कि अगर जल का स्तर बढ़ेगा तो पूरा का पूरा आइलैंड डूब जाएगा, और यहाँ की जो आबादी होगी रोहिंगा, वो बेचारे मर जाएंगे, यानी कि उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। इसलिए ये लोकेशन इम्पोर्टेंट है, क्लियर। तो आप समझ गए इस तरीके से ये क्यों यहाँ पे चर्चा में रहा था। चलिए, इतनी सारी चीज़ें हो गई। अगला हमारा है क्या, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोग्राम। नाम से समझ में आ रहा है कि उत्तर पूर्वी के क्षेत्रीय समुदायों के रिसोर्सेज और उनके मैनेजमेंट को लेकर इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या बनेगा, इम्पॉर्टेंट ये बनेगा कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा, नॉर्थ ईस्टर्न मिनिस्ट्री लाइवलीहुड एंड रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मतलब उनकी जीविका और उनके ग्रामीण स्तर को डेवलप करने से संबंधित 4 राज्यों में, सभी राज्यों में नहीं, 6 सिस्टर होती ना, तो ये आपसे नहीं पूछेगा, आपसे क्या पूछा, 4 राज्यों में, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, क्लियर। अब नागालैंड यहाँ पे नहीं है, त्रिपुरा यहाँ पे नहीं है, क्लियर। और आपका कौन सा नहीं बताइए, असम तो है आपका, मेघालय है, मणिपुर है, क्लियर। नागालैंड और त्रिपुरा आपका ये नहीं है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सभी राज्यों में, तो आप कहेंगे नहीं साहब। इनकम बूस्ट करने पर फोकस किया जाएगा, इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा। IFAD क्या है, नॉर्थन ईस्टर्न काउंसिल शामिल है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। सिंपल सी बात है, आपसे इस पे क्वेश्चन आएगा क्या कि IFAD क्या है। आजकल UPSC क्या करती है, नई संस्थाएं ज़्यादा पूछती है, तो इस संस्था को आप याद कर लीजिए, बाकी आप चाहे कुछ याद करें या ना करें, ये संस्था इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, क्लियर। ये किसकी है, ये UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछेगा कि IFAD ये UN की एक एजेंसी है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर। पहली बात तो आपको देगा ही नहीं कि ये UN की एजेंसी है, और अगर देगा तो ऑप्शन गलत करा के देगा। समझ गए कैसे, यहाँ IFAD नहीं देगा, समझ गए, FATF मान लो आपको दे दिया, पूछेगा क्या ये UN का पार्ट है, तो आप कहोगे नहीं साहब ये UN का थोड़ा ना पार्ट है, समझ गए। हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम और इटली में इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। अब आपको लग रहा होगा सर इटली और रोम को तो एक बार और दिखा दीजिए, तो बिल्कुल सर हम आपकी इच्छा पूरी करेंगे। ये है हमारा कौन सा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, क्लियर। ये है हमारा अफ्रीका, अफ्रीका से हम चले ऊपर मेडिटेरियन सी। कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं जो हिंदी मीडियम के हैं, उनको लगता है मेडिटेरियन सी कुछ और होता होगा, भूमध्य सागर कुछ और होता होगा, तो बिल्कुल नहीं, मेडिटेरियन सी को ही भूमध्य सागर कहते हैं, क्लियर। अब भूमध्य सागर से लगता हुआ कंट्री है क्या, इटली। इटली को आपने देख लिया। अब जब आपने इटली को देख लिया तो इटली के पास आपको मिलेगा क्या, रोम, क्लियर। ये देखिए, ये है आपका रोम, ये रोम सिटी दिखी, ठीक है। जब हम आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये रोम। यहीं पे आपको काउंट काबुल की कहानी भी सुनने को मिलेगी, क्लियर। ये एड्रियाटिक सी है, कई बार बच्चों को नहीं पता होता है कि एड्रियाटिक सी कहाँ पे, तो आपने देख लिया एड्रियाटिक सी कहाँ पे है, ठीक।
फिर आपको एक दिन मैंने एक कंट्री और दिखाई थी, यहाँ पे देखो एक छोटी सी कंट्री है पाल्मा, क्लियर। तो ये आपने देख लिया। चलिए ये है आपका क्या, ये आपसे नहीं पूछेगा, काफ़ी छोटा सी है, बेलारूस सी। बहुत जल्द हम अपनी प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में ना आपको ये ज्योग्राफी का भी, वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट कराएंगे इंडियन ज्योग्राफी होने के बाद। ये को माल्टा है, माल्टा और माली में अंतर समझना। माल्टा ऐसी कंट्री है जो चारों ओर से भूमध्य सागर से घिरी हुई है, क्लियर। तो ये हो गया आपका। अगला क्या है इसमें, ये हमारा आर्टिकल कंप्लीट हो गया, ठीक है। हाँ, अगला इसमें हमारा है बॉर्न बीबी। बॉर्न बीबी, बीबी का मतलब औरत वाली बीबी मत समझिए। बॉर्न बीबी, बॉर्न बीबी क्या है, एक देवी देवता है सुंदरवन में। सुंदरवन कहाँ पे है आप बताइए। सुंदरवन आपका है कहाँ पे, ये देखिए हमारा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से लगता हुआ ये पूरा सुंदरवन का एरिया है, क्लियर। ये सुंदरवन, कुछ एरिया यहाँ पे आता है हमारे यहाँ, कुछ उनके यहाँ आता है, क्लियर। तो ये सुंदरवन है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये देख रहे हो सुंदरवन नेशनल पार्क, यूपीएससी ने इस वर्ष प्रश्न भी पूछा है, समझ गए। आप देखिएगा बैक ईयर, हालांकि हम तो पढ़ाएंगे ही। तो सुंदरवन आपने देख लिया। एक थिएटर बॉर्न बीबी पालेगाम परफॉर्म किया जाता है, क्लियर। अब कहाँ पे परफॉर्म किया जाता होगा, अब आप बता दीजिए। पश्चिम बंगाल में, सिंपल सी बात है क्योंकि सुंदरवन वहीं पे है, ठीक है। अब आता है राबरी, भारवाद व चारण ट्राइब्स। अब राबरी नाम से क्या होगा ना, कई सारे बच्चे बिहार को लगा देंगे, तो बिल्कुल नहीं लगाना है। क्यों, क्योंकि राबड़ी देवी नाम है लालू प्रसाद जी की वाइफ का। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि बिहार की ट्राइब भी उन्हीं के नाम से संबंधित होगी, समझ गए। कई बार क्या होता है ना, जब हम लॉजिक लगा रहे होते हैं तो ऊट पटांग के भी लॉजिक लग जाते हैं। तो आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछेगा कि राबड़ी, भारवाद व चारण ट्राइब कहाँ की हैं, गुजरात की। चारण भाट आप हमेशा सुनते होंगे, वो क्या लोग थे, चारण भाट हमेशा गायकी करते थे, लोगों की प्रशंसा में गीत लिखते थे। आप यहाँ तक कि समझ सकते हो, जब आप अलंकार पढ़ते हो ना या रस पढ़ते हो, वीर रस है ना, श्रृंगार रस, वीर रस, हिंदी अगर आती होगी आप लोगों को, तो उसमें आप देखते हो कि चारण भाट कविताएं लिखते थे, वीर रस से प्रेरित कविताएं के लिए, आल्हा उदल वगैरह आप नाम सुनते हो। फिर आता है क्या, ये गुजरात में इतना पता होना चाहिए। भोपा भाषा का प्रयोग करते हैं, आपसे नहीं पूछेगा। मारवाड़ी का मिक्सचर है, ये भी नहीं पूछेगा। इंपॉर्टेंट क्या है, गद्वी जनजाति, मतलब आपसे गद्वी पूछेगा, चारण पूछेगा, भारवाद पूछेगा और राबरी। ये कहाँ की ट्राइब है, गुजरात की, क्लियर। चलिए अब आता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, यूएनडीपी के द्वारा मनाया जाता है। कई बार बच्चे यूएनडीपी और यूएनईपी में कंफ्यूज रहते हैं। देखो यूएनडीपी का एनवायरनमेंट से कोई संबंध नहीं है, ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है। और जब कभी आपको एनवायरनमेंट से संबंधित कोई एमसीक्यू दे और वहाँ पे यूएनडीपी दे दे, तो मोस्ट चांस है कि वो गलत होगा, समझ गए। तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा, हालांकि मैं ही एमसीक्यू देता हूँ, कोई और की क्या बात है, ठीक है। अब आता है यूएन पॉपुलेशन फंड क्या है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एक सब्सिडरी ऑर्गन है, 1967। ये नहीं याद रखना, देखो डिजिट ये नंबर नहीं याद रखना है, आपको अच्छे से पता है, क्लियर। इसे यूएनएफपीए नाम, SDG 3, SDG 4, SDG 5, ये भी आपको नहीं याद रखना है, अभी नहीं याद रखना है। जब हम आपको इन्वायरमेंट पढ़ाएंगे तो वहाँ जब पेरिस क्लाइमेट पढ़ाएंगे तो आपको इस 17 के 17 गोल हम याद करा देंगे। कैसे याद कराएंगे वो मेरी जिम्मेदारी है, घर परिवार के सभी के नाम से हम वो 17 के 17 मेंबर्स को रटा देंगे। कि मान लीजिए जैसे आपके घर में कोई बच्चा रोता रहता है खाने पीने के लिए, तो उसको हमने रख दिया भुखमरी से संबंधित, समझ गए, ऐसे रख देंगे ताकि आपको भी कॉमेडी लगे, हंसी आए, ठीक है। सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी के रूप में काम करता है, आपसे ये भी नहीं पूछेगा। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑन रिपोर्ट जारी करता है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑन रिपोर्ट, क्लियर, यूएनपीएफ के द्वारा। ऑलरेडी आपने पढ़ा है, पीछे ही हमने पिछले मंथ ही आपको पढ़ाया था, सॉरी पिछले पार्ट में ही पढ़ाया था रिपोर्ट के बारे में, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑन रिपोर्ट कौन जारी करता है, क्लियर। तो इतना समझ गए। प्रोजेक्ट संपर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, आपसे सिंपल सा पूछेगा क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट संपर्क का संबंध किससे है, क्या ये ब्रिज कंस्ट्रक्टर से है, क्या इसका निर्माण कोरोना वैक्सीन की दवा को वैक्सीन प्रोवाइड कराने से है, क्या प्रोजेक्ट संपर्क का स्थान टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट को कनेक्ट करने से, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। हालांकि हम आपको जब क्विक रिवीजन कराएंगे तो वहाँ जितने भी प्रोजेक्ट चर्चा में रहे विगत 2 वर्षों में, देखो अभी हम यहाँ आपको सब कुछ मिक्स पढ़ा दे रहे हैं, क्लियर, ताकि आप सब मिक्स सलाद की तरह खा जाओ। फिर हम आपको अलग अलग डिश दिया करेंगे, प्रोजेक्ट की पूरी एक लिस्ट होगी, ठीक है, समितियों की एक अलग लिस्ट होगी, रिपोर्ट्स की अलग लिस्ट होगी,
जनजातियों की अलग होगी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अलग होगी, नेशनल पार्क्स की अलग होगी, ट्राइब्स की अलग होगी, साइंस टेक की अलग होगी, मिशन की अलग होगी। तो चिंता नहीं करना है, हम सब कुछ करा देंगे आपको। बस ये वीडियो देखने हैं और कुछ भी अपनी तरफ से कोई स्टेप नहीं लेना है, और ना ही कोई टेस्ट सीरीज खरीदनी, ना ही टेस्ट सीरीज पढ़नी, ना ही सॉल्व करनी है। जो करना है मेरा ही करना है। इसलिए नहीं कि मैं अपनी एडवर्टाइज़ करना चाहता हूँ, आपको अच्छे से पता है हम एडवर्टाइज़ तो करते हैं नहीं, ना ही हमें पैसे चाहिए। तो ये देख लीजिए, प्रोजेक्ट संपर्क ब्रिज कंस्ट्रक्टर से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट है, BRO। हम इसको पढ़ाएंगे बट यहाँ नहीं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या है यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको मई महीने के करंट अफेयर्स में पढ़ाएंगे डिटेल से। क्लियर? क्योंकि अभी यहाँ पे 2-3 पॉइंट बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये मत सोचना कि मैं भूल जाऊँगा, मुझे सब याद रहेगा। ठीक है? ट्रेस्टा मेमा फेरियू क्या है? बिल्कुल आपसे नहीं पूछेगा कि ट्रेस्टा मेमा फेरियू क्या है। यापितिमा वात्सोनी क्या है? यापितिमा वात्सोनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने पिछले पार्ट में पढ़ा था ना, योमन। योमन क्या थी? बटरफ्लाई की स्पीसीज थी, जिसमें मैंने आपको एक गाना बताया था कि लोग गाना आजकल नहीं गा रहे हैं कि यार मेरा तितलियाँ वर्दा, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखो आप हमेशा थिंक किया करो, एग्जामिनर को मान लो अगर गाना सुन रहा होगा यार मेरा तितलियाँ वर्दा, तो वो क्या देखेगा कि ऐसा कोई MCQ बना दो, तो वो देखेगा अच्छा योमन जो तमिलनाडु की बटरफ्लाई की स्पीसीज़ है, या यापीथामा वात्सोनी जो बटरफ्लाई की स्पीसीज़ है, उनका नाम लिख के डाल दो ताकि बच्चों की तितलियाँ वर्दा जाए। समझ गए? तो ये आप समझ जाइए, एक बटरफ्लाई की स्पीसीज़ है। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि जमुई हिल्स कहाँ पे हैं? जमुई हिल्स हैं त्रिपुरा में, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। समझ गए? ये बात आपको याद रखनी है। तो देख लेते हैं एक बार जमुई हिल्स हमारी कहाँ पे हैं। तो ये हमने यहाँ पे डाला किसको? जमुई, जमुई। क्लियर? हिल्स, हाँ जमुई हिल्स हमने डाल दिया, सही तो डाला है मैंने। जमुई, 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 इसमें तो दिया ही नहीं यार। जमुई हिल्स त्रिपुरा डालें, त्रिपुरा, जमुई हिल्स, हाँ ये देखो इसमें आ गया त्रिपुरा में। क्लियर? जमुई हिल्स, इटर्नल सोर्ट ऑफ जमुई हिल्स। देखो ये हैं जमुई हिल्स। क्लियर? मतलब ये जमुई हिल्स का मतलब ये पहाड़ियाँ हैं। ठीक है? तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? ये जमुई हिल्स के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। ये देखो आप, एक मिनट, यहाँ पे हम इसको 3D करते हैं थोड़ा। हाँ ये देखिए, ये है जमुई हिल्स आपकी। क्लियर? तो आप ये चीज़ देख लिया, बस इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना कि हाँ जमुई हिल्स आपने पिक्चर एक बार देख ली, अब आपको याद रहेगा, आप नहीं भूल सकते हो। चलिए अगला क्या है क्वेश्चन? असीम पोर्टल, ये नहीं याद रखना है कि भारत के बाहर व थाईलैंड में, म्यांमार में मिलती हैं। म्यांमार व थाईलैंड, ठीक है? थाईलैंड की लोकेशन आपको दिखा देते हैं। तो ये तो आपने देख लिया जमुई हिल्स को। क्लियर? यहाँ से हम थोड़ा पीछे आते हैं प्यारे भारत की ओर। प्यारे भारत से हम यहाँ पे चले। क्लियर? यहाँ पे हमने जूम किया, ये देखिए म्यांमार की सीमा टच हो रही है इंडिया से। देखो सिर्फ म्यांमार की सीमा टच होती है, बाकी ना तो लाओस की टच होती है, ना थाईलैंड की टच होती है, ना कम्बोडिया, ना वियतनाम। क्लियर? ये देखो थाईलैंड की आप लोकेशन। क्लियर? ये थाईलैंड है हमारा। हमारा क्या है? थाईलैंड वालों का थाईलैंड है। ठीक है? ये गल्फ ऑफ थाईलैंड है। यहाँ पर एक लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्रा कैनल का निर्माण किया जा रहा। क्रा कैनल इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा क्रा कैनल किन दो सागरों को, किन या दो खाड़ियों को मिलाता है? तो अंडमान सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड को मिलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ये है मलक्का स्टेट, हमेशा आप सुनते रहते हो मलक्का स्टेट कहाँ पे है? ये मलेशिया, आपने देख लिया, कई बार हम आपको दिखाते रहते हैं। ठीक है? ये आपका रियाऊ आइलैंड है, ये भी चर्चा में रहा है, इसे हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है? ये आपका साउथ ईस्ट चाइना सी है, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट आइलैंड है, चाहे वो पार्सल आइलैंड हो, चाहे स्प्रॉटली आइलैंड हो। क्लियर? ऑलरेडी हम इसके मैप भी आपको शेयर कर चुके हैं, आप लोग देखिएगा। और नहीं भी शेयर किए तो अब हम क्या कर रहे हैं कि उनको फिर से रिवाइज़ करा दे रहे हैं, जो लोग मैप में पहली बार आ रहे हैं। ताइवान वगैरह आप देख सकते हो, फिलीपींस आप देख सकते हो। क्लियर? स्पार्टली आइलैंड देखा आपने? ठीक है? सबा, बाकी आपको कुछ नहीं देखना है, वियतनाम वगैरह बाकी हम आपको पढ़ाएंगे जब मैपिंग करा रहे होंगे। असीम पोर्टल क्या है? आपसे नहीं पूछेगा कि असीम पोर्टल किससे संबंधित है। पता है मोदी जी इस समय आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो उसमें स्किल एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर की मैपिंग की जाती है। क्लियर? तो ये आपसे पूछेगा नहीं। समझ गए? चलिए अगला देखते हैं क्या है।
अगला है हमारा नेटग्रिड प्रोजेक्ट, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। सिंपल रूप से आपसे पूछा जा सकता है, पूरा नाम है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। 2009 में इसे शुरू किया गया था। काम क्या है, ऑनलाइन डाटाबेस से कई सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का डाटा एक जगह इकट्ठा किया जाता है। मतलब जैसे अभी आपने देखा होगा दिल्ली में 26 जनवरी को जब परेड हो रही थी शाम को, तो उस समय क्या हुआ था कि जब पहली बीट बजी थी बांग्लादेश की, क्लियर, तो इज़राइल के दूतावास के सामने पे एक बॉम्ब अटैक हुआ था, छोटा सा बॉम्ब अटैक था जिसमें किसी को कोई हानि नहीं हुई थी। तो उस समय एनएसजी की टीम को बुलाया गया था। आप लोग अगर वो क्लिप देख रहे होंगे, हालांकि अब ना देखिए, देखो जब मैं कोई चीज़ बताता हूँ ना तो आप लोग जानकारी के कारण फिर वो चीज़ देखने मत लग जाया करिए कि मैंने कोई मूवी बता दी, कोई गाना बता दिया, कोई डायलॉग बता दिया। मैं इसलिए नहीं बताता हूँ कि आप लोग देखो जाके कि अच्छा वो सीन मैंने क्यों नहीं देखा था, इसलिए नहीं बताता हूँ। इसलिए बताता हूँ क्योंकि वो आपसे रिलेट हो जाए, नेट ग्रेड, क्लियर। तो उस समय क्या था, एनएक्सी की पूरी टीम आई थी, ठीक है। एनएसजी की टीम ने क्या किया था, उस बॉम्ब को वहाँ से डिटेक्ट किया, मतलब वहाँ से लिया, और उस बॉम्ब को किस तरीके से बनाया गया इसको अपनी लेबोरेटरी में जाके चेक किया, मतलब कि ये बॉम्ब किस टेरर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जा सकता है। तो उन्होंने कैसे देखा होगा, उन्होंने डाटाबेस का उपयोग किया जो उनके पास पहले से पकड़े गए अपराधी रहे होंगे, क्लियर। तो इसमें एनएक्सी आती है, रा आती है, और भी कई सारी जो हमारी इंपॉर्टेंट एजेंसीज़ हैं इन्वेस्टिगेशन की, एनआईए वगैरह, वो सब आती हैं। तो उनका ये एक प्रकार का डाटाबेस है। बस अब आपको याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। इसके लिए कहा क्या गया है कि आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत नहीं आता। राइट टू इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति ये पूछे कि एनआईए के चीफ से कि सर आप ये बताइए ना, आपने ये जो तालिबान का बम बनाने की टेक्निक है हमें बता दीजिए। अब यहाँ पे कोई सुभाष चंद्र और भगत सिंह तो कोई बन नहीं जाएगा कि भगत सिंह कोर्ट में बम बनाने का फार्मूला ही लोगों को पब्लिश करवा दें, क्लियर। तो आप ये चीज़ समझ सकते हो। एनसीआरबी का भी डाटा अब एक्सेस किया जाएगा। एनसीआरबी मतलब इस समय चर्चा में रहा है, आपने पढ़ा ही होगा कि एक महिला के कारण ये सारी चीज़ें हुई, चर्चा में आ गया कि पूरा जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो ड्रग्स लेती है। और अभी भी आप देख रहे हो केस ही चल रहे हैं, कभी कोई पकड़ा जा रहा, कभी कोई पकड़ा जा रहा। मतलब नेशनल कंट्रोल क्या है, रिकॉर्ड ब्यूरो, क्लियर, सॉरी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, मैंने आपको बोल दिया क्या, ड्रग कंट्रोल ब्यूरो का, तो वो मत याद रखिए, गलती से हो गया, ठीक है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा रखा जाता है। 10 सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, मतलब आईबी है, रा है, अदर्स है, एक्सेस करते हैं वही सारी चीज़ें। एनसीआरबी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो अभी मैंने बताया, पूरा नाम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है, क्लियर। आईपीसी के मामलों की इन्फॉर्मेशन इंडियन पेनल कोड की, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, मंत्रालय होम अफेयर्स, 1986 में सेटअप, क्राइम एंड क्रिमिनल की जानकारी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। फिर आता है, हालांकि बॉडी आपसे पूछेगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा, नियोवाइज अ कॉमेट। नियोवाइज अ कॉमेट, कॉमेट क्या होता है, कई बार आप लोगों के मन में आता होगा कॉमेट क्या है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, तो अभी हम आपको जब ये पढ़ा देंगे तो पूरा आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। या C/2020 F3, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द C/2020 F3 क्या है, क्या ये कॉमेट है, क्या एक रैंसम वायर है, क्या एक पनडुब्बी है, क्या ये खोजा गया नया ग्रह है। तो आप बता सकते हो कि कॉमेट है। क्या कॉमेट होता है, नासा द्वारा टेलीस्कोप से कॉमेट को खोजा गया, आईसी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, क्लियर। ये आईसी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ऑर्बिट में निश्चित समय पर चक्कर नहीं लगाते, मतलब इधर से उधर घूमते रहते हैं, इनमें एक पूंछ बनती है, क्लियर। अब आप बताइए, आप हमेशा पढ़ते हो ना, क्या पढ़ते हो हिंदी में, इंग्लिश में तो आपको नहीं समझ में आएगा, बट अब इंग्लिश हिंदी में आप समझ जाओगे। धूमकेतु आप पढ़ते हो ना, धूमकेतु के साथ में आप पढ़ते हो क्षुद्र ग्रह को भी, क्लियर। एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं क्षुद्र ग्रह को, धूमकेतु बोलते हैं आईसी ऑब्जेक्ट्स को, क्लियर। और आपको पता है कि जब वो टूटता है तो एक पूंछ बनाता है, और आप लोग क्या सोचते हो कि विश कोई अपनी मांग लें। आप कभी अपने नायक और नायिका के साथ होंगे खुले आसमान के नीचे, तो उस समय आप विश मांग लेते हो कि ठीक है आप पूरी जीवन मेरा साथ दोगी या नहीं दोगी, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो खैर फिल्मी स्टाइल है। खुद का कोई प्रकाश नहीं होता, अब सोच लो, देखो जब उनका खुद का प्रकाश नहीं होता तो आप अपने बारे में कैसे सोच सकते हो कि आपकी ज़िंदगी को रोशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझ गए। और एक चीज़ आपको अच्छे से पता है कि कई सारी ऐसी बॉडी हैं जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य की रोशनी से चमकते हैं। साइंस का विषय है, यहाँ पे हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं बताएंगे, आप बोर हो जाओगे। क्योझाओ 11 रॉकेट,
भाई पूछेगा तो हमसे हमारा वाला ही पूछेगा। कौन सा? GSLV मैक 3। अब इसका नाम बता दो क्या है जल्दी से। इसका दूसरा नाम है बाहुबली। क्लियर? तो ये पूछेगा, ये नहीं पूछेगा आपसे। तो फिर भी हम देख लेते हैं, चाइना का ही होगा क्योंकि क्यों झाओ उन्हीं का नाम होता है। फेल हो गया, मतलब कितनी अच्छी बात है ना कि उनका मिशन ही फेल हो गया। चाइना के अन्य मिशन है, लॉन्ग मार्च है, ठीक है, हैवली पैलेस है, तियानवेन है। तियानवेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ाएंगे इसको हम। तियांगोंग प्लेस है, ये इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। इटोलोजुमैब क्या है? इटोलिजुमैब, मतलब देखो मैं सही पढ़ गया। इटोलिजुमैब क्या है? एक ड्रग है, एंटीबॉडी ड्रग है, कोविड-19 के लिए है। सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछेगा, हाल ही में चर्चा में रहा इटोलिजुमैब क्या है? क्या ये चाइना का एक सेटेलाइट है? क्या ये एक USA का लॉन्च व्हीकल है? क्या ये रसिया की एक परमाणु पनडुब्बी है या फिर एक ड्रग है? तो आप बता देंगे ड्रग है। क्लियर? लैब में प्रोटीन्स होते हैं वैसे प्लेग के इलाज के लिए। प्लेग आपने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था, बुबोनिक वगैरह सारे पढ़ लिए थे आपने। क्लियर? चलिए अब आता है साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम। ये क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक सिस्टमेटिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है, ज़्यादा मात्रा में साइटोकाइन रिलीज होता है, इसका उपयोग किया जाता है। मतलब क्या है ये? मतलब ये है साइटोकिन रिलीज सिंड्रोम, ये एक सिस्टमेटिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है। मतलब हमारी बॉडी से कई प्रकार के जो रसायन निकलते हैं उसको ये दर्शाता है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं याद रखना है, आपसे ये पूछेगा नहीं वैसे। क्लियर? आता है रेयर आर्किड। आर्किड नाम से ही समझ में आता होगा, मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में बताया था। मूल रूप से भारत में नहीं पाया जाता, साउथ ईस्ट एशिया के मूल निवासी इंडोनेशिया फिलीपींस के दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में मिला है। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में, मैंने लोकेशन आपको प्रीवियस पार्ट में दिखा दी थी, बट यहाँ आपकी दिली इच्छा है तो उसे हम पूरी कर देते हैं। नहीं तो कई सारे बच्चे नाराज़ हो जाते हैं कि बताइए सर हम दुधवा नेशनल पार्क के बगल में रहते हैं और आप हो कि हमें दिखाई नहीं रहे हो। क्लियर? तो हम दिखा देते हैं भाई, ये देख लीजिए आप, दुधवा नेशनल पार्क। क्लियर? उत्तर प्रदेश में है, हाथी है, ठीक है। ये देखिए आप देख रहे हो, नेपाल के बॉर्डर से लगता हुआ है। समझ गए? चलिए अब मत कहना कि आपने दिखाया नहीं। अब बात आती है क्या आगे, मिज़ोरम में भूकंप आया। मतलब काफ़ी अच्छी बात है, मिज़ोरम में भूकंप आया, मतलब ऐसे बता रहा है आर्टिकल वाला जैसे मिज़ोरम में कोई अच्छी चीज़ आ गई हो। मिज़ोरम में भूकंप आया। चूराचारपुर माओ फॉल्ट व मैट फॉल्ट के मध्य मिज़ोरम में आता है। मतलब मिज़ोरम की लोकेशन हम देख लें पहले। तो देखिए यहाँ से हम वापस चलते हैं अपने देश की ओर। क्लियर? ये हमारी प्यारी पृथ्वी है। यहाँ से इसको पहले सीधा करते हैं, हाँ ये सीधी हो गई, ठीक है। अब यहाँ से चलते हैं मिज़ोरम। तो ये है हमारा नागालैंड, ये है मणिपुर, ये है हमारा त्रिपुरा। क्लियर? थोड़ा और हम आए, ये है हमारा मिज़ोरम। क्लियर? अब हम इसको क्या करते हैं, चूरा चारू फॉल्ट, चूरा, ठीक है, चारू फॉल्ट, शायद मिल जाए, फॉल्ट मिज़ोरम, मिज़ोरम नहीं दिया है इसमें, शायद हम फिर से कुछ और टाइप करें इसमें, मिज़ोरम फॉल्ट नहीं आ रहा है इसमें। चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं, आपका ये मिज़ोरम ऐसे ही दिख गया, ठीक है। ये है आपका मिज़ोरम। क्लियर? तो आपने ये चीज़ें देख ली। अब इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या बनेगा? इम्पोर्टेंट ये है कि मिज़ोरम की सीमा किस किस से लगती है। तो त्रिपुरा से लगती है। क्लियर? मणिपुर से लगती है। क्लियर? और एक और बात आप बताइए, आपने उस दिन पढ़ा था ना, गरम सीजे पीटीएम किससे संबंधित था? कर्क रेखा से। तो कर्क रेखा त्रिपुरा से होकर गुजरती है, मिज़ोरम से भी होकर गुजरती है। समझ गए? मणिपुर से नहीं गुजरती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बोली। क्लियर? तो आप देख सकते हो कि गरम सीजे पीटीएम, ये याद हो गया आपका। देखो आपको एक साथ में कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ, अगर समझने वाले लोग समझ रहे होंगे तो समझ रहे होंगे। क्लियर? देखिए कितनी अच्छी बात है, अभी हमने आपको चाबार पढ़ाया था, बेचारा फिर से आ गया। चाबहार रेल लाइन, पहली बात तो ये चाबहार है किसका पोर्ट? क्लियर? कई बार बच्चे क्या होता है ना, चाबहार और ग्वादर में कंफ्यूज रहते हैं। समझ गए? भारत, ईरान व अफगानिस्तान के मध्य है। चाबहार से जहदान के मध्य का रास्ता है, अफगानिस्तान के शहर से। देखो अफगानिस्तान में एक रिंग बनाया जा रहा है डेलाराम यात्रा करके। क्लियर? वो हाईवे बनाया जा रहा, उसी में कई सारे सिटी
कंप्लीट हो जाते हैं। मज़ार शरीफ, हेरात, कंधार, डेलाराम, जारांज। और आप में से कई सारे लोगों को जानकर खुशी होगी कि 2018 के यूपीएससी के पेपर में मज़ार शरीफ पे क्वेश्चन पूछा है कि ये सिटी कहाँ की है। क्लियर। तो अब हम ये कई सारी सिटीज़ आपको अफ़गानिस्तान की दिखा देते हैं, साथ ही हम आपको ईरान की लोकेशन दिखा देते हैं और अपना प्यारा सा चाबहार पोर्ट भी आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए आप, ये ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान का, ये चाबहार पोर्ट है हमारा। क्लियर। अब चाबहार पोर्ट के बाद ये देखो जायदान है। क्लियर। जायदान अभी हम पढ़ रहे हैं ना, जायदान कहाँ है? ईरान में। ध्यान देना, जायदान कहाँ है? ईरान में। अब ईरान से ही ये यहाँ जाएगा कहाँ? अफ़गानिस्तान में। ये अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है। क्लियर। अब अफ़गानिस्तान में जाएगा तो ये जारांज अफ़गानिस्तान का सिटी है। देखो यहाँ पे दिखा रहा है ना, जारांज। अब देखो यहाँ पे आपको मज़ार शरीफ भी मिलेगा। थोड़ा थोड़ा देखते हैं। और उर्जुन, संगा, वारास, याकुम। चलो 1 मिनट यहाँ पे हम डाल के दिखाते हैं आपको। मज़ार शरीफ, मज़ार, ये देखिए मज़ार शरीफ सिटी, ये देखिए सही हम पहुँच रहे थे, यानी कि फिर इस जगह पे ये देखिए मज़ार शरीफ है सिटी। ठीक है। ये देखिए मस्जिद, कितनी अच्छी मस्जिद है। आ जाओ भाई, ये देखो है कितनी अच्छी मस्जिद है। ये देखिए है कितना भव्य वहाँ का नज़ारा है। तो आप ये देख सकते हैं मज़ार शरीफ। क्लियर। तो ये आपको पता चल गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, वापस चलते हैं। बाकी सिटी आपको अच्छे से पता है, कांधार का अच्छे से आप कई बार सुने लो, फिर भी देख लो अगर, क्योंकि आप लोग हो ना मानते नहीं हो कि आप दिखा दो सर। तो देखिए कंधार। क्लियर। कंधार, ये देखिए कंधार आपको पता है ना, इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर। क्या था चर्चा में कि ममता बनर्जी स्वयं का आत्मसमर्पण कराना चाह रही थी हाईजैक विमान को बचाने के लिए। तो पूछा जा सकता है कंधार की लोकेशन को लेकर। तो आप ये देख सकते हो। देखो ऐसे ही आप गेस किया करो। आप लोग क्या करते हो ना, कोई इंटरव्यू देखते हो, किसी न्यूज़ चैनल को देखते हो, तो उससे बस न्यूज़ के हिसाब से देखते हो, आप उसे यूपीएससी से जुड़ा करो। जैसे आपको पता होना चाहिए कि ममता बनर्जी ने मोदी जी को क्या क्या कहा है, मीर जाफ़र कहा है, मीर कासिम कहा है। ठीक है, कई सारी चीज़ें कही हैं। तो अब बताओ, मीर जाफ़र और मीर कासिम कहा है तो बंगाल के राष्ट्रीय मूवमेंट से रिलेटेड हो गया कि नहीं हो गया। मोदी जी वहाँ पे गए तो मोदी जी ने क्या किया, सुभाष चंद्र बोस का इनाग्रेशन वहाँ पे किया, तो सुभाष चंद्र बोस इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है। पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव में वहाँ पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति तोड़ी गई, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर इंपॉर्टेंट हो गए। मतलब अगर इतनी आप थिंकिंग कर ले गए ना, हालांकि आपको अब नहीं करनी है, मैं हूँ ना, तो अब नहीं करनी है। ठीक है। तो ये हम सब कराएंगे आपको कर, हम ऐसे ही थिंक करते हैं। मतलब यूपीएससी के कोर से कोर एरिया तक पहुँच जाना। चाबहार गल्फ ऑफ ओमान ईरान में है। क्लियर। गल्फ ऑफ ओमान आपने देखी थी, देख सकते हो आप। ऐसे देखो वापस आते हैं, ये आपने देखा ना, ये गल्फ ऑफ ओमान में है। बाकी आपको दिखा चुके हैं, बार बार नहीं दिखाएंगे। ठीक है। तो आपने ये देख लिया चाबहार कहाँ पे। दो अन्य पोर्ट हैं, शाहिद बेस्ती, शाहिद कालंतरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, हाल ही में चर्चा में रही दो शब्द शाहिद बेस्ती, शाहिद कालंतरी क्या हैं। ये ईरान की दो पनडुब्बियाँ हैं, ये यूएई के दो प्लेसेस हैं, या फिर ये पाकिस्तान के दो बंदरगाह हैं। तो आप बता दोगे नहीं साहब, ये ईरान के दो बंदरगाह हैं, शाहिद बेस्ती और शाहिद कालंतरी। एक बार इनको भी देख लेते हैं। क्लियर। नहीं तो आप लोग फिर रोगे कि सर शाहिद बेस्ती, शाहिद कालंतरी आपने दिखाए नहीं। तो देखो हम आपको दिखाते हैं शाहिद बेस्ती और शाहिद कालंतरी। शाहिद, क्लियर, बेस्ती। हाँ ये देखो शाहिद बेस्ती, ये आ गया ना, शाहिद बेस्ती। ये देखो पोर्ट ऑफ शाहिद बेस्ती है नज़दीक में। वाह कितना अच्छा पोर्ट बना है, देख रहे हो आप। ठीक है। अब आप तो इतना पाकिस्तान अफ़गानिस्तान गए भी नहीं, हमने देखो आपको पोर्ट भी दिखा दिया, कितना अच्छा देखो पोर्ट बना है। ठीक है। कितना अच्छा पोर्ट बनाया जाता है। तो आपने देख दिया पोर्ट ऑफ शाहिद बेस्ती। शाहिद कालंतरी भी आपको दिखा देते हैं ताकि आप खुश रहें। शाहिद, ठीक है, कालंतरी, ये देखिए शाहिद कालंतरी। ये तो शाहिद बेइज्जती था, ये देखो शाहिद कालंतरी इसी के बगल बगल में है ना, देख लिया आपने। ये देखो शाहिद कालंतरी, ये देखो चाबहार है। क्लियर। ऐसे आप देख लो, आप लोगों को वैसे ऐसे लोग दिखाते हैं। क्लियर। कि ये देखो शाहिद बेइज्जती आप देख लो। ठीक है। लेकिन हम आपको ओरिजिनल दिखा रहे हैं 3D के मैपिंग के जरिए। तो आपने देख लिया। चलिए अब इतना ही काफ़ी है। देखो जहाज है ना, पोर्ट, ऐसे पोर्ट बनते हैं। चलेंगे कभी घूमने, आप सिलेक्ट हो जाओ। फिर है वॉलंटरी नेशनल रिव्यू, नीति आयोग ने दूसरा रिव्यू पेश किया है, नहीं पूछेगा आपसे। क्लियर। यूएन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन एसटी 2020 को
कंपलसरी नहीं है इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं। एसडीजी गोल्स इंपॉर्टेंट है। देखो कई बार एसडीजी गोल्स आ रहे हैं, यूपीएससी ने अभी तक पूछा नहीं है बट यूपीएससी अब पूछेगी, तो इसलिए हम वो 17 के 17 गोल्स याद कर लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हमें कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। चलिए अब आते हैं टांगामस। टांगामस क्या है? टांगामस कह सकते हो आदि जनजाति के अंतर्गत आती है। आदि जनजाति कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की एक ट्राइब काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है 2019 में, आपातानी। आपसे पूछा जा सकता है तो हम आपको ट्राइब्स अरुणाचल प्रदेश की सारी बता देंगे। क्लियर? टांगामस कहाँ की? आदि जनजाति है अरुणाचल प्रदेश की। आपातानी कहाँ की? यहीं की है। अरुणाचल प्रदेश की अधिकतम भाषाएं आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, ठीक है। बस आपको यही याद रखना, टंगाजम ये आदि समुदाय की कौन है बताइए? जनजाति है अरुणाचल प्रदेश की। अब आता है नेशनल फिश फार्मर्स डे। आपसे नहीं पूछेगा ये क्या है, क्लियर। आपसे क्या पूछेगा? हाइपोफिजिशन एक इंड्यूस्ड ब्रीडिंग की तकनीक है भारतीय मेजर फसल में, क्लियर। मतलब जो भारत की जो फसलें हैं उसमें ब्रीडिंग कैसी कराई जाए, मतलब उनकी उपज को कैसे बढ़ाया जाए, तो उसकी एक टेक्निक है हाइपोफिजिशन, क्लियर। हाइपोफिजिशन आपसे नहीं पूछेगा। ये भी आपसे नहीं पूछेगा कि फिश के टिश्यूज़ को क्या किया जाएगा। चक्र डिकोव क्या है? आपसे नहीं पूछेगा। N95 मास्क आप लोग लगाते होगे ना, तो उसी से संबंधित एक डिवाइस है, तो ये आपको याद नहीं रखना है। सैटेलाइट टाउन रिंग रोड क्या है? ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है दो राज्यों कर्नाटक व तमिलनाडु के मध्य, पार्ट है भारतमाला परियोजना के अंतर्गत। अब आप में से कुछ लोगों को हंसी आ रही होगी, क्यों? क्योंकि हमने भारतमाला परियोजना का क्वेश्चन आपको दिया था टेलीग्राम के चैनल पर, इसलिए हम कहते हैं ना आप सब चीज़ों का मज़ा लीजिए। हम हर चीज़ें बिखरी बिखरी दे रहे हैं ताकि आप में से कुछ लोगों को कुछ ज़्यादा ही फायदा ना मिल जाए, ठीक है। तो मल्टी डायमेंशनल बनाने के लिए हमने भारतमाला परियोजना का एमसीक्यू आपको दे रखा है। भारतमाला परियोजना मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंतर्गत आती है। उसके सारे ऑप्शन सही थे, इतना तो याद है ना आपको। चलिए, फर्स्ट ई कवर या ई लोक अदालत क्या है? ये नाम से ही समझ में आ रहा है। इम्पोर्टेंट क्या है? छत्तीसगढ़ पहला राज्य बन गया जिसने ये अदालत का गठन किया है। आपने पिछले पार्ट में एक चीज़ हिमाचल प्रदेश को लेकर पढ़ी थी, बता दीजिए क्या पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश किस चीज़ के लिए पहला राज्य बन गया है? अच्छा, बिल्कुल सही बोला आपने कि एलपीजी कनेक्शन के लिए वो पहला राज्य बन गया। लोक अदालत में चेयरमैन होते हैं 2 सदस्य व एक सोशल वर्कर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है लोक अदालत क्वेश्चन में, क्लियर। लोक अदालत में चेयरमैन होंगे, 2 सदस्य होंगे व एक सिविल वर्कर्स होते हैं। चेयरमैन होते हैं अलग, ठीक है। स्टेचुरी स्टेटस इसको प्राप्त है, ठीक है। निर्णय सिविल कोर्ट के समान व बाध्यकारी होते हैं। इंपॉर्टेंट बात, बाध्यकारी होते हैं डिसीजन, ऐसा नहीं है कि आप मानोगे नहीं। अपील का प्रोविजन नहीं है वर्डिक्ट के अगेंस्ट, क्लियर। अब यहाँ पे कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ ये कि लोक अदालत के डिसीजन को आप कहीं अपील नहीं फाइल कर सकते हो, लेकिन आप अपने इशू को अलग से कोर्ट में पेश कर सकते हो। फिर उसकी वही प्रोसेस होगी कि आपका क्या आएगा, नीचे के लोअर कोर्ट से, मतलब जिला न्यायालय, फिर सत्र न्यायालय, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, वो आप करा सकते हो बाद में। लेकिन इनके द्वारा दिए गए डिसीजन को आप बेस बनाकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, क्लियर। और इनका जो डिसीजन होगा बाध्यकारी होगा। क्यों बाध्यकारी होता है? क्योंकि लोक अदालत में जब आप जाते हो ना, तो दोनों लोग अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत जाते हो। जैसे आप लोगों में से कई सारे जब केस वैसे होते होंगे ना, प्रेम प्रसंग वाले, हालांकि प्रेम प्रसंग के केसेस को वहाँ पे लिया नहीं जाता है, ठीक है, या कोई नॉर्मल ज़मीन जायदाद संपत्ति के, तो उनके लिए जब जाते हो तो ये होता है यार कोर्ट के खर्चों से बचा जाए और यहाँ पे आपस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के अंतर्गत सॉल्व कर लिया जाए। तो यहाँ पे लोक अदालत का होता है। जैसे आप लोगों में से कई सारे लोग गाड़ी का चालान वगैरह वो होता होगा, तो उसके लिए भी लोक अदालतें लगती हैं, आप लोग जाते भी होंगे, ठीक है, जिनके पास गाड़ी वगैरह होगी, कार वगैरह, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या है नगार्नो काराबेक क्षेत्र। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको हमेशा बताता रहता था, ठीक है, बट आज आपको दिखा भी दूंगा। नगार्नो काराबेक क्षेत्र कहाँ है? काला सागर व कैस्पियन सागर के अंतर्गत आते हैं। देश कॉकेकस क्षेत्र में आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, रूस, आर्मेनिया व अजरबैजान के मध्य का ये विवादित क्षेत्र है, क्लियर। अब इन सब की लोकेशन एक बार देख लेते हैं। काला सागर भी देख लेंगे, कैस्पियन सी भी देख लेंगे। ऑलरेडी हमने अपनी प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में काला सागर के अंतर्गत फार्मूला दिया था GTR ब्रू, कैस्पियन सागर के अंतर्गत भी हमने आपको फार्मूला दिया है, तो आप वो सारे फार्मूले चेक कर सकते हैं। रॉकेट हमने फार्मूला दिया था,
याद आ गया। चलिए तो एक बार हम आपको दिखा देते हैं काला सागर कहाँ पे है, कैस्पियन सी कहाँ पे है, ताकि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से पता हो सकें। तो ये है हमारी प्यारी पृथ्वी, ये है हमारा प्यारा भारत। प्यारा भारत से हम चले ऊपर की ओर, ऊपर जब हम गए तो हमें क्या मिला, ये एक मिनट, ये देखिए, ये है हमारा अज़रबैजान, ये है हमारा काला सागर, ये है हमारा कैस्पियन सी और ये है जाजिया। अब अज़रबैजान में जब हम पहुँचे तो अज़रबैजान का पड़ोसी ही है क्या, आर्मेनिया। आर्मेनिया के पास में ही है यहीं पे क्या, नगार्नो काराबाख क्षेत्र। तो एक बार हम आपको दिखा देते हैं नगार्नो काराबाख क्षेत्र, ताकि आपको दिक्कत ना हो। नगार्नो, क्लियर, ये देखो नगार्नो काराबाख क्षेत्र का रीजन, ये देखिए आप देख रहे हो, ये नगार्नो काराबाख क्षेत्र का रीजन है। क्लियर, इतनी चीज़ें आपकी कंफर्म हो गई। अब जब इतना आपका कंफर्म हो गया तो अब आप दो तीन चीज़ें और देख लें। क्या देख लें आप, एक तो आप ये देख लें यहाँ पे कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी से कौन कौन से कंट्री टच होते हैं। एक तो अज़रबैजान का बॉर्डर टच होता है, दूसरा क्या है दूसरा आप यहाँ देखिए तुर्कमेनिस्तान का टच होता है, तीसरा यहाँ पे कजाकिस्तान का बॉर्डर टच होता है। क्लियर, रसिया का बॉर्डर यहाँ से टच होता है। इतनी सारी चीज़ें आपने देख लिया। चलिए अब यहाँ पे क्या आता है, ये आपका ब्लैक सी है। ठीक है, ब्लैक सी में आपने GTR ब्रू फार्मूला पढ़ा था, लगाइए फार्मूला GTR, जी से जॉर्जिया, टी से टर्की, ठीक है, ब्रू बुल्गारिया, ठीक है, रोमानिया, ठीक है, यूक्रेन। क्लियर, आपने देख लिया। अब यहाँ पे देखो मोल्डेवा नहीं है, क्यों, क्योंकि मोल्डेवा की सीमा यहाँ से लगी नहीं रही। तो आपने रॉकेट देख लिया, इसका GTR ब्रू फार्मूला ऐसे याद रखना है आपको, समझ गए। कई बार बच्चे होते हैं ना याद नहीं कर पाते हैं। तो आपका ये कंप्लीट हो गया GTR ब्रू। ठीक है, आर मैंने एक और तो नहीं बताया, वो तो रसिया है। ठीक है, तो कंफ्यूज ना होना, ये देखो रसिया भी इससे टच करता है, ये रसिया की सीमा है यहाँ पे। ठीक है, ये इतनी बड़ी बड़ी पूरी सीमा रसिया की। क्लियर, और यहाँ पे कैस्पियन सी से भी रसिया टच करता है अपना बॉर्डर, समझ गए। चलिए इतनी सारी चीज़ें आपको पता चल गई एक बार में। अब आता है स्पाइक मिसाइल। कई बार आप पिछले पार्ट में आपने अस्त्र मिसाइल पढ़ी थी, इंडिया की थी। पिनाका बैरल आपने पढ़ा था जिसमें 12 होती, इंडिया की थी। इंडिया में किसने बनाई, DRDO ने। देखो हम आपको यहाँ पे रिवाइज भी करा दे रहे हैं। क्या करेंगे, जब कोई रिवीजन कराएंगे तो वहाँ तो कराएंगे, मतलब मेरा कहने का मतलब सोते जागते उठते बैठते ज़िंदगी में हर तरफ सिर्फ वही वही नज़र आए, क्या, करंट अफेयर्स। आप लोग भी गलत कुछ सोच लेते हो। चलो स्पाइक मिसाइल क्या है, इजराइल की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का क्या मतलब, मतलब ये होता है कि जो टैंक है ना उसको तोड़ देगी, मतलब किसी भी प्रकार का मिसाइल उस पर अटैक नहीं कर सकता, समझ गए। दूसरा एक और इसका मतलब ये होता है कि टैंक में आप इसको फिट कर दो, जो टैंक होते हैं उसके माध्यम से कोई भी बाहरी मिसाइल अगर आती है तो उसको आप इससे आप पुनः उसको अटैक कर सकते हो, मतलब उसको विरोध कर सकते हो, उसको तोड़ सकते हो। क्लियर, और एक मज़े की बात क्या है, फायर एंड फॉरगेट, एक बार छोड़ दो फिर भूल जाओ, ये अपने आप उस जगह पे पहुंच जाएगी जहां इसको आपने टारगेट किया है। क्लियर, मैन पोर्टेबल है। मैन पोर्टेबल का मतलब आप कहीं पे ले जा सकते हो। आपने देखा होगा, बॉर्डर मूवी आपने देखी है ना, बॉर्डर मूवी में जब क्या कहते हैं सनी देओल डायलॉग लास्ट में मारता है, क्या मारता है डायलॉग कि अच्छा तुम बोले हो कि सुबह का नाश्ता यहाँ करेंगे, शाम की चाय यहाँ पियेंगे। क्लियर, तो वो जो बंदूक ऊपर तान के रखता है ना, वो रॉकेट लॉन्चर जो होता है वो वास्तव में यही है, मैन पोर्टेबल। समझ गए। चलो अब आपको याद तो आ गया इतनी चीज़ें। पिक्चरों को भी देखो ऐसे याद किया करो कि वो हाथ में जो लिए था वो क्या था, मैन पोर्टेबल। फिर आता है नॉन लाइन ऑफ साइट का उपयोग। ये आपसे नहीं पूछेगा, नॉन लाइन ऑफ साइट का मतलब कि अगर साइट नहीं भी दिख रही है, मतलब शब्दवादी भेड़, भेड़ बोल रहा हूँ, शब्दवादी क्या है, बाण। जैसे आप पढ़ते थे ना कि अर्जुन शब्द भेदी बाण चलाता था, भेड़ क्यों निकल रहा है मेरे मुंह से, चलिए कोई बात नहीं। इसी तरह की एक मिसाइल DRDO भी बना रहा है, MP एटीजियम नाम की, जो कि 3rd जनरेशन है। MP एटीजियम का मतलब क्या है, अब बता दो। MP का मतलब मैन पोर्टेबल, A का मतलब एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। क्लियर, नाग से डेवलप्ड है, नाग आपको पता है, हेलिना इसका एयर वर्जन है हमारे यहाँ, और अब ये फिर से अपग्रेड हुआ है, बताएंगे आपको। शुद्ध क्या है, शुद्ध IIT कानपुर ने बनाया, कुछ भी कानपुर वाले बनाते रहते हैं। UV सैनिटाइजिंग डिवाइस है, मतलब अल्ट्रा वायलेट की सैनिटाइजिंग डिवाइस है। क्लियर, रूम को डिसइंफेक्ट किया जा सकता है, बस। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे क्या है, 2014 के बाद से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2020 रिपोर्ट जारी की गई ILO के द्वारा। देखो
ये तो आपसे नहीं पूछेगा वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे कौन मनाता है। इम्पॉर्टेंट है आपसे ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ रिपोर्ट, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्लियर, क्योंकि ये बीच में है, ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं निकालता है। तो आपको ये याद रखना ILO पे, क्यों? क्योंकि यूपीएससी ने 2018 में ILO पे क्वेश्चन पूछा है। तो अब अगर ILO पे क्वेश्चन आएगा तो रिपोर्ट पे आएगा। ILO की कई सारी रिपोर्ट पब्लिश होती हैं, बट वो करंट अफेयर्स में चर्चा में रहती हैं, बट ये रिपोर्ट चर्चा में नहीं है। तो आपसे इस पे क्वेश्चन पूछेगा, तो इसलिए इसको याद रखना है। क्लियर, टेक्नोलॉजी एंड द फ्यूचर ऑफ जॉब्स के लिए इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है ILO के द्वारा। ठीक है, अब आता है UN इकोसॉक, काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको पता चल जाएगा। UN इकोसॉक 1945 में इस्टेब्लिश हुई थी, 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसलिए पूछेगा। दूसरा बात, 6 ऑर्गन्स में से एक है। 6 ऑर्गन मतलब UNGA है, UNSC है, क्लियर, UN इकोसॉक है, यूनेस्को है, तो उसके अंतर्गत ये आती है। 54 कंट्री हैं। UNGA द्वारा प्रति 3 वर्ष में हाईली लेवल पॉलिटिकल फोरम है, आपसे नहीं पूछेगा। 1600 NGO का साथ में लेकर काम करती है। फिर आता है कृष्णा गोपालन कमेटी, इम्पॉर्टेंट है, आपसे सिंपल सा पूछेगा कि कृष्णा गोपालन कमेटी किससे संबंधित है। क्या बैंकिंग सेक्टर से संबंधित है? तो नो। क्या डिफेंस सेक्टर से संबंधित है? नो। अब आपको लग रहा होगा सर फिर बैंकिंग से कौन है, तो बिमल जालान है। डिफेंस से कौन है आप बताइए? शेखटकर समिति है। तो आपसे गोपालन कृष्ण समिति पूछेगा, तो ये नॉन पर्सनल डाटा का उपयोग वेरियस कंपनी के द्वारा यूज करने से संबंधित है, मतलब डाटा के प्रोटेक्शन से संबंधित है, सिंपल सी बात। अब आता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट, हमसे नहीं पूछेगा। ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट बस इतना सा समझ लो, पूछेगा नहीं। देखो जहाँ मैं कह दूँ ना नहीं पूछेगा तो नहीं पूछेगा, सोचना ही नहीं है उस पर। अगर वो क्वेश्चन आ जाए तो 27 जून को तो मैं आपके सामने ही रहूँगा ना, तो आ जाना। ठीक है, तो क्या है ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट क्या है? देखो होता क्या है ना, अफगानिस्तान से प्याज आता है इंडिया की ओर, ठीक, पाकिस्तान के रास्ते से आएगा। एक मिनट, ऐसे देखो आप, जैसे पाकिस्तान वाले बड़े परेशान करते हैं हम लोगों को। ये देखो ये है अफगानिस्तान, ठीक है, थोड़ा और जूम करते हैं तो ये देखो अफगानिस्तान का बॉर्डर है, ये पाकिस्तान है, ठीक है। अफगानिस्तान से ट्रक आते हैं, ठीक, अब वो ट्रक यहाँ पे आ रहे हैं पंजाब से रास्ते से होते हुए, ठीक है। आप लोग पढ़ते हो ना, क्या है हमारे यहाँ बताइए, याद होगा आपको, बाघा बॉर्डर हमेशा जाते हो, ठीक है। तो अफगानिस्तान से यहाँ से ट्रक आएंगे पाकिस्तान से होते हुए। अब पाकिस्तान में जब ट्रक आएंगे ना, तो पाकिस्तान जानते हो क्या कहता है कि भाई तुम अपने ट्रक तो ले आओ, ठीक है, और ट्रक ले जाके बाघा बॉर्डर पे उतार आओ, ठीक है, लेकिन यहाँ से खाली ट्रक ले जाओगे वापस, मतलब इंडिया का माल अपने यहाँ नहीं ले जाओगे। मतलब है कितनी मूर्खता वाली बात। वही बात है कि बोस्टन टी की चाय की तरह विरोध करना है पाकिस्तान को, तो इसी चीज़ को कहा गया ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट। क्लियर, अब इसमें क्या होगा, भारत से सामान वापस ले नहीं जा सकते। कौन नहीं ले जा सकता? अफगानिस्तान नहीं ले जा सकता, बस इतना आपको याद रखना है। कार्मेल एंड एरॉड क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, हाल ही में चर्चा में रही कार्मेल एंड एरॉड क्या है? 2 इजरायली असॉल्ट राइफल हैं। क्लियर, बात यह है कि अभी आपने देखा होगा कि इसराइल के कई सारी एजेंसियां हमारे यहाँ आईं, तो उनके कमांडोज के द्वारा ये चीज़ें राइफल्स दिखाई गई थी। बस रिपोर्ट ऑन अचीव फार्माक्यूटिकल इंडिग्रेंट्स, कई बार आप हमेशा फिलहाल कोविड-19 के टाइम पीरियड पे सुना होगा फार्माक्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एपीआई को लेकर। कैसे क्वेश्चन पूछेगा? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था। क्यों चर्चा में, और अभी भी चर्चा में क्यों है? आप लोग कई बार इंग्लिश न्यूज़ चैनल देखिएगा, वियॉन नाम का एक चैनल आता है, तो वहाँ पे इंडिया की कोविड-19 वैक्सीन को लेकर डिप्लोमेसी पे काफ़ी अच्छा आर्टिकल आया है, बट हम आपको मेंस में तो उसको हिंदी में कन्वर्ट करके पढ़ाएंगे ही। तो उसी में ये सारी चीज़ें बताई गई थी कि इंडिया का जो फार्माक्यूटिकल्स की जो इंडस्ट्री है वो कैसी है। क्लियर, तो भारत 3rd फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री है वर्ल्ड की वॉल्यूम के हिसाब से, मतलब आयतन। अब यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखो आयतन का मतलब होता है ये, आयतन इसको बोलते हैं। क्लियर, मतलब कि इतना बड़ा वॉल्यूम, जैसे आप लोग बोतल में पानी पीते हो, ठीक है, आप लोग मग्घे में पानी पीते हो, आप लोग बाल्टी में पानी पीते हो, आप बाल्टी में पानी नहीं पीते हो, ठीक है, मतलब मैं बता रहा हूँ। तो बाल्टी का जो ये स्पेस बढ़ा, ये वॉल्यूम हो गया। क्लियर, चलिए वैल्यू में हमारा 14 स्थान है, मतलब 14वां स्थान है वैल्यू में। मतलब क्या हुआ कि हम
काम तो बड़े क्षेत्र में करते हैं, मतलब वही है ना कि हम बड़े क्षेत्र में काम करते हैं, बट इसकी जो वैल्यू है वो काफ़ी कम है। समझ गए? इतना बस आपको समझना है। तो आप ये देखिए, यानी कि आपसे क्वेश्चन अगर पूछते हैं यहाँ पे कि भारत का प्रथम स्थान है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो आप कहेंगे वॉल्यूम में भी नहीं है साहब और ना तो वैल्यू में है। क्लियर? एपीआई 65 से 70% चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं। आप देखते हो कि मोदी जी कितना भी कहते रहे कि चाइना से हम सब कुछ रोक देंगे, लेकिन एपीआई तो हमें चाहिए ना, तभी तो हम जेनरिक दवाओं को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि उस समय सारे कंट्री विरोध कर रहे थे चाइना का। क्लियर? कि चाइना से कोई माल इंपोर्ट नहीं करेंगे, आत्मनिर्भर भारत बनेंगे। तो भाई साहब, आप जो पैरासीटामोल बनाते हो कैसे बनाओगे? आप जो हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन जो बनाते हो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, देखो दवा किसी एक दवा से नहीं बनती है, दवा में कई सारे छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स को मिलाया जाता है, तब वो दवा एक कंटेंट्स अपना इंग्रेडिएंट्स को फुलफिल कर पाती है, तब वो कोई टेबलेट बनती है। क्लियर? बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, याद नहीं रखना है। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेला घाट टाइगर रिजर्व अमरावती ज़िले महाराष्ट्र में स्थित है। क्लियर? अब यहाँ पे अमरावती आपको ये नहीं याद आना चाहिए आंध्र प्रदेश वाला। क्लियर? तो देख सकते हैं मेल घाट टाइगर रिजर्व है कहाँ पे। खैर, मेल घाट टाइगर रिजर्व देखें उससे पहले कई और सारी चीज़ें मिल जाएंगी। गाविलवाड़ पहाड़ी कहाँ पे है? वहीं पे है, ताप्ती रिवर के पास में है। क्लियर? आपको पता है तीस्ता अलग है, ताप्ती अलग है, और ताप्ती पे मैंने अभी कल ही एक एमसीक्यू दिया है। क्या दिया था मैंने? भ्रंश घाटियों को लेकर। तो आपको पता होना चाहिए नर्मदा हो, ताप्ती हो या माही हो, ये तीनों के तीनों भ्रंश घाटियों से होकर प्रवाहित होती हैं। चिंता नहीं करना है, देखो वहाँ पे भी जो मैं एमसीक्यू दे रहा हूँ ना, उन सब का डिस्क्रिप्शन आपको अवेल कराऊंगा, वो भी सब आपको पढ़ाऊंगा। चिंता भी कुछ भी नहीं करनी है, वहाँ तो मैं बस देता हूँ कि आपके अंदर एक थिंकिंग बने कि अच्छा इससे भी क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। बस मेलघाट महाराष्ट्र का पहला टाइगर रिजर्व है। कोरकू जनजाति यहाँ पाई जाती, काफ़ी इंपॉर्टेंट। आपसे देखा कि कोरकू जनजाति क्या अरुणाचल प्रदेश की है? तो नहीं, महाराष्ट्र की है। क्लियर? अरुणाचल की भी आपने पढ़ी थी, कौन सी थी? आदि थी आपने पढ़ी थी। क्लियर? टानवा पढ़ी थी, आपातानी पढ़ी थी। चलिए इतना तो याद है आपको। महाराष्ट्र में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है? टडोबा है, पेंच है, मेलाघाट है, सह्याद्री है। क्लियर? क्या आप इनको देखना चाहेंगे? तो चलिए दिखा देते हैं आपको हम सारे महाराष्ट्र नेशनल पार्क। क्लियर? हो सकता है आपको मिल जाए एक ही वीडियो में महाराष्ट्र नेशनल पार्क। चलो शायद कोई मिल जाए। ये देखिए, ये महाराष्ट्र का एक है संजय गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, एक नेशनल पार्क बोरीवली का, कि हमेशा आप महाराष्ट्र में ये सुनते होगे ना बोरीवली का नेशनल पार्क, तो ये आपने देख लिया। फिर यहाँ पे हम आपको और नेशनल पार्क दिखा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, एक कन्हेरी, कन्हेरी केव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, बाकी हम आपको मेल घाट दिखा देते हैं, और मेल घाट। क्लियर? अब मेल घाट ये देखो टाइगर रिजर्व अमरावती के पास में है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, ये है ना महाराष्ट्र में, तो आपने देख लिया। ठीक है, देख रहे हो कितना डेंस फॉरेस्ट है, डेंस का मतलब घना फॉरेस्ट है। क्लियर? चलिए इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब आते हैं पीछे, क्या है? वल्लभप्रदम टर्मिनल यानी कि कोचीन पोर्ट। देखो पोर्ट में क्वेश्चन कैसे आएगा, पोर्ट में क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा, और हम इसको कराएंगे अभी ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी जो प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज चल रही ना, तो वहाँ पे हम आपको क्या करेंगे कि सारे पोर्ट्स भी पढ़ाएंगे, उनका उत्तर से दक्षिण क्रम भी पढ़ाएंगे, सारी पहाड़ियाँ पढ़ाएंगे, पश्चिमी घाट भी पढ़ाएंगे, पूर्वी घाट भी पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ा देंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। तो बस इसीलिए मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि अलग अलग पोर्ट्स को हम पढ़ेंगे। अभी बस यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं बताने वाला। क्लियर? तो वहाँ जब पढ़ाएंगे तो वहाँ फिर एक एक पोर्ट को हम आपको दिखा देंगे। चलिए, बाकी ये हमसे इम्पोर्टेंट नहीं है। अब कुछ पोर्ट आप देख सकते हो, मलेशिया में पोर्ट कलंग है, दुबई में जेबल अली है, बाकी नहीं पढ़ना है। न्यूमोनिया क्या है? कई बार आप हमेशा सुनते हो पहली स्वदेशी वैक्सीन को अप्रूवल मिल गया है न्यूमोनिया के लिए। क्लियर? कॉन्जुगेट वैक्सीन का मतलब जो वीक एंटीजन को स्ट्रॉन्ग एंटीजन के साथ कंबाइन करती है। आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि आपको दवा तो नहीं बनानी है, ताकि इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स प्रेजेंट कर सके, आपसे नहीं पूछेगा। न्यूमोनिया में होता क्या है? इन्फेक्शन हो जाता है दोनों या एक लंग्स में। ये वायरस से, बैक्टीरिया से और फंगी के कारण हो सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीमारी है, मतलब आपसे दे देगा केवल ये वायरस से होता है, केवल बैक्टीरिया से होता है, केवल फंगी से होता है, तो नहीं साहब, ये वायरस, बैक्टीरिया, फंगी तीनों से हो सकता है, और ये प्रिवेंटेबल है।
अर्थात ट्रीटेबल भी है, मतलब इसके लिए दवा भी है, इसे प्रिवेंट भी किया जा सकता है। WHO व यूनिसेफ के द्वारा इंटीग्रेटेड ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर न्यूमोनिया एंड डायरिया लॉन्च किया गया था। क्लियर? तो आप समझ सकते हो। भारत में सांस कैंपेन भी लॉन्च किया गया है, मतलब सांस कैंपेन किससे संबंधित है? न्यूमोनिया से। बस आपको कुछ नहीं याद रखना है। अब आता है इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2020 को लॉन्च हुआ। सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर इंडिया यूएसए स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप चेयर्ड बाय नीति आयोग। बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए नहीं बोला है, इंपॉर्टेंट इसलिए बोला है क्योंकि एनर्जी को लेकर यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी। मैंने सोचा शायद इसमें कुछ आर्टिकल दिया हो कि इंडिया 2022 तक 175 गीगावाट एनर्जी को प्रोड्यूस करना चाहता है, तो वो यहाँ नहीं दिया है, बट हम आपको पढ़ाएंगे, किसी न किसी आर्टिकल में ज़रूर मेंशन होगा। चलिए, आपने इतनी सारी चीज़ें देख ली हैं, उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगला क्या है? आज़ाद पत्तन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये कहाँ पे है? आज़ाद पत्तन पाकिस्तान व चाइना के मध्य है, झेलम रिवर पर। झेलम रिवर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हम आपको पढ़ाएंगे। इम्पॉर्टेंट कई सारे रीज़न की वजह से, इसलिए क्योंकि इस पर कई सारे डैम बनाए जा रहे हैं, साथ ही इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पे यूपीएससी ने ट्रिब्यूटरी पे अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के रीजन के कारण भी ये रिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये सारे के सारे पोर्शंस या जितने भी इस पे क्वेश्चन बनेंगे वो हम आपको अपनी प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में काफ़ी डिटेल में बताएंगे। समझ गए? तो अभी यहाँ पे आपको याद नहीं रखना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? झेलम रिवर पे, और वो भी पाकिस्तान चाइना का है, तो इसलिए आपसे नहीं पूछेगा। फिर आती है चंबल रिवर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि जो घड़ियाल हैं वो प्राकृतिक रूप से कहाँ पाए जाते हैं, तो चंबल रिवर में। क्लियर? डॉल्फिन की उपस्थिति भी पाई गई। यूपीएससी ने गंगा डॉल्फिन और डॉल्फिन दोनों पे क्वेश्चन पूछ लिया है, इसलिए आपसे नहीं पूछेगा। 7 राज्यों में भारत, नेपाल, बांग्लादेश के साथ में, क्लियर, क्या है? गंगा, मेघना, ब्रह्मपुत्र की बात हो रही है यहाँ पे। क्लियर? ये चंबल तो हो गया इतना। एकमात्र डॉल्फिन सेंचुरी बिहार में है। क्लियर? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन। बस, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा, और ये भी बीपीएससी या जेपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, जेपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। अब आता है तात्या टोपे। तात्या टोपे नाना साहब के दोस्त थे। अब आप लोगों ने पढ़ा है ना, नाना साहब कौन थे, बाजीराव द्वितीय ने उनको दत्तक के रूप में लिया था, इतना तो सब पढ़े हो, तो इसलिए आपको नहीं याद रखना है। तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इंडिपेंडेंट रूप से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि तात्या टोपे कौन थे, उनका नाम क्या था। हाँ, ये है कि पीसीएस वगैरह में आपसे पूछ लेगा कि कानपुर में नेतृत्व किसने किया था, या झांसी में किसने नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का। ठीक है। अब आता है APT-29। APT-29 कुछ और नहीं, ये हैकर्स का एक ग्रुप है, कोजी बियर के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये रसिया की इंटेलिजेंस के लिए काम करता है, मतलब कि रसिया कई सारे हैकर्स, रसिया ही नहीं बल्कि दुनिया के हर एक कंट्री कई सारे हैकर्स को अपने यहाँ अडॉप्ट करके रखते हैं। क्लियर? और उनका काम ही यही होता है, जैसे आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, अमेरिका क्या करता है, दुनिया से अलग अलग जगह से हैकर्स को उठा कर लाता है, क्योंकि वो साइबर अटैक करते हैं, और उनको फिर अपने यहाँ नौकरी देता है, उनको खाना देता है, पैसा देता है, उनसे कहता है अब बेटा तुम जो दूसरों के लिए काम करते थे ना अपने लिए, अब तुम हमारे लिए काम करो। समझ गए? तो हमें आपने मूवीज़ देखी होंगी कई सारी, समझ गए? बाकी इंडियंस मूवीज़ तो काफ़ी बेकार बनती हैं। ठीक है, चलिए। कोजी बियर के नाम से जाना जाता है, रसिया के इंटेलिजेंस के लिए काम करता है। वेलमेस मॉलवेयर का उपयोग हुआ है, और वेलमेल भी। देखो, आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हो, जैसे मैंने उस दिन भी एक पोस्ट डाली थी, रैंसम वायर या मालवेयर या ट्रोजन क्या होते हैं। तो देखो, ट्रोजन अलग है, मालवेयर अलग है, रैंसम वायर अलग है। क्लियर? मालवेयर क्या होता है? मालवेयर के लिए कोई आप सॉफ्टवेयर जब डाउनलोड करते हो तो उससे मालवेयर का अटैक होता है। ट्रोजन क्या होता है? ट्रोजन में आपने मान लीजिए कोई पिक्स देख रहे हो या कोई आप वीडियोस देख रहे हो तो उससे आपका अटैक होता है। रैंसम वायर क्या होता है कि आप जो, मतलब एक तरीके से वाईफाई वगैरह जो लिए होते हो, ठीक है, उस पर जब कोई अटैक करता है, उसकी वायर के माध्यम से जब कोई अटैक करता है, या आपने मान लीजिए कोई, जैसे मेरा जो सॉफ्टवेयर है, तो मेरी सॉफ्टवेयर की कंपनी जो भी है, ठीक है, उस पर जब अटैक होगा तो वो मेरे इस सॉफ्टवेयर पे अटैक करेगा। क्लियर? हालांकि हम लोग गूगल से प्रोटेक्शन लिए रहते हैं, इसलिए दिक्कत नहीं होती है। चलिए, अब आता है निष्ठा प्रोग्राम। निष्ठा नाम से ही समझ में आ रहा है, इंडिया का ही होगा। ठीक है, ये क्या है?
इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, मतलब टीचर को ट्रेनिंग देने से संबंधित ये प्रोग्राम है निष्ठा, HRD मिनिस्ट्री के द्वारा। बट अब आपको क्या करना है, एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। क्लियर। तो आप क्या कर सकते हैं, जब आप एजुकेशन से संबंधित इंडिया पे गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए इनिशिएटिव को जब आप बताते हैं तो वहाँ पे आप निष्ठा प्रोग्राम का जिक्र कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे। कोरोसोर क्या है, सरकार ने दुनिया की मोस्ट अफोर्डेबल कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट बनाई है, स्वदेशी है, नहीं इंपॉर्टेंट। भागीरथी इको सेंसिटिव जोन, आपसे ये तो नहीं पूछेगा भागीरथी इको सेंसिटिव जोन कहाँ है, आपसे ये जरूर पूछेगा कि इको सेंसिटिव जोन को किस एक्ट के अंतर्गत डिफाइन किया जाता है, कई वर्षों से चर्चा में है। तो आपको पता होना चाहिए क्या इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत किया गया, या वाटर कंजर्वेशन एक्ट के तहत किया गया, या बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत किया गया। तो नहीं साहब, ये तीनों गलत हैं। इसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत डिफाइन किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप हाईलाइट करके जरूर रखिए और आपको पता होना चाहिए यूपीएससी ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछ चुकी है। क्लियर। भागीरथी क्या है, भागीरथी से गंगा का उद्गम होता है, गंगा हमारी नदी है। गोमुख से उत्तर काशी तक का जोन है। इको सेंसिटिव जोन का जोनल मास्टर प्लान, आपसे ये कुछ नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत इन्वायरमेंट सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जाता है। क्लियर। चलिए एक और आता है, आप लोग हमेशा पढ़ते होंगे ESZ, एक और आता है इकोनॉमिक स्पेशलिस्ट जोन। क्लियर। तो वो अलग होता है, ये अलग है। अब आता है ट्रिनिटी न्यूक्लियर टेस्ट। ट्रिनिटी वास्तव में यूएस के आर्मी के द्वारा, ट्रिनिटी उस समय के वहाँ के हेड होते थे यूएसए के, तो उन्हीं के नाम पे रखा गया है। द गजट इसका नाम है, आपसे नहीं पूछेगा। मनहट्टन प्रोजेक्ट के अंतर्गत वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने की बात शुरू हुई थी। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, या जब आप कोल्ड वॉर पढ़ रहे होंगे या जब वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ेंगे तो वहाँ हम आपको बताएंगे कि मनहट्टन प्रोजेक्ट क्या था। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, जैसे मैंने बताया ना प्रोजेक्ट संपर्क अभी जो सड़क से संबंधित था, तो वैसे ही आपसे क्वेश्चन प्रोजेक्ट मनहट्टन पे पूछा जा सकता है, तो आप बता सकते हैं। फिर आता है कूर्म। कूर्म नाम से ही आपको याद आ रहा होगा ना कि भगवान विष्णु के अवतारों से संबंधित हैं, पढ़ते हो ना आप कि उनके जो अवतार थे कि कूर्म था, वारा था, क्लियर, नरसिंह था, राम था, बलराम था, कृष्ण था। तो आप ऐसे ही समझो, तो वैसे ही कूर्म था। क्लियर। तो कूर्म का मतलब क्या था, कछुआ। क्लियर। कछुआ का क्यों बताया था आप बताइए, स्टोरी याद है आपको? जब आप विष्णु पुराण पढ़ेंगे या विष्णु पुराण के सीरियल देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि देवताओं के साथ और असुरों के साथ युद्ध हो रहा था, और उस युद्ध में क्या हुआ कि ये निष्कर्ष निकला कि समुद्र का मंथन किया जाए। तो समुद्र का मंथन करने के लिए एक पर्वत लाया गया। क्लियर। उस पर्वत को स्थिर बनाने के लिए, ताकि उसको मथानी की तरह मथा जा सके, तो एक नीचे धरातल चाहिए था जो मजबूत हो, बट कोई धरातल था नहीं। तो लक्ष्मी जी ने अपने पति देव विष्णु से कहा कि आप चले जाइए ना। तो विष्णु ने कहा कि ठीक है, अगर आप मेरी प्रेयसी होकर ऐसा कह रही हो तो मैं जाता हूँ। तो वो अपना क्रूम का अवतार लेकर वहाँ जाते हैं, और फिर उससे अमृत भी निकलता है, विष भी निकलता है। अब बात आती है अमृत के लिए, तो सब लड़ पड़े, लेकिन विष को कौन पिए? तो विष को फिर भगवान शिव को भेजा जाता है, इसीलिए उनका नाम नीलकंठ कहलाता है। इतनी पूरी कहानी बता दी अध्यात्म की। देखो अध्यात्म को मैं टच नहीं करता हूँ क्योंकि काम का नहीं ना अभी आपके लिए। चलिए UNSC 1267 मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा इंडिपेंडेंट रूप से कि हाल ही में चर्चा में रही समिति UNSC 1267 क्या है। तो 1999 में इस्टेब्लिश किया गया था। आपसे ये बस पूछेगा किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे कि ये बड़े बड़े जो आतंकवादी संगठन हैं उन पर प्रतिबंध लगाता है, उन पर सेंसेक्स लगाता है, उन पर्सन पर सेंसेक्स लगाता है, चाहे वो अलकायदा हो, चाहे तालिबान हो, इन सब पे। क्लियर। 15 मेंबर UNSC के द्वारा सर्वसम्मत से निर्णय लिया जाता है। ग्लोबल टेररिस्ट व इंडिविजुअल्स को आतंकवादी लिस्ट में डाला जाता है, जैसे हाफिज़ सईद सही नाम बताया, ठीक है। तो इन सबको आतंकवादी लिस्ट में डाला जाता है। चलिए हर तरह की रोक लग जाती है उन पर, पैसे की भी रोक लग जाएगी, फंडिंग की रोक लगेगी, कहीं घूमने जाएंगे उस पर रोक लग जाएगी। US इंडिया स्ट्रेटेजिक एनर्जी साझेदारी, आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा ये क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है USA से संबंधित है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि जब आप एनर्जी से संबंधित क्वेश्चन आंसर लिखते हैं ना, तो उसमें आपको फ्रेम की ज़रूरत पड़ती है। तो आप वहाँ पे इस फ्रेम का उपयोग कर सकते हैं कि पावर एंड एनर्जी एफिशिएंसी की बात की जाए,
ऑयल एंड गैस की बात की जाए, रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जाए, सस्टेनेबल ग्रोथ की बात की जाए, ठीक है। पीस इनिशिएटिव है, हाइड्रोजन टास्क फोर्स, सोलर डेथ लॉन, राइज, साउथ एशियन वुमेन इन एनर्जी प्लेटफॉर्म आदि ये सरकार के द्वारा उपाय किए गए हैं और अभी सरकार के द्वारा और उपाय किए जाने बाकी हैं। समझ गए, ऐसे आपको बता देना। फिर आता है एस्पायरल पोर्टल। एस्पायरल पोर्टल वास्तव में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी को डेवलप करने से संबंधित एक प्लेटफॉर्म है। ऑटोमोटिव मतलब जो ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री होती है ना, तो उसमें इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी को इनाग्रेट करना। टेक्नोलॉजी का मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लाना, रोबोटिक्स को लाना, ताकि जो पार्ट्स हैं, जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं गाड़ी से संबंधित, उनको एक तरीके से अच्छे से बनाया जा सके। क्लियर? तो आपने इतना देख लिया। अब ये जो है ना आपका विटामिन डी वगैरह, ये सब आपका 21 तारीख का करंट अफेयर्स है। तो जब हम आपको अगले पार्ट में 21 का पढ़ाएंगे ना, तो वहाँ हम आपको विटामिन डी पढ़ाएंगे। समझ गए? नहीं तो फिर यहाँ से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आधी चीज़ें हैं, आधी वहाँ पे होंगी। क्लियर? तो उम्मीद है आज की क्लास को आपने काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। साथ ही कई सारी नई सारी चीज़ें आपको जानकारी मिली होंगी। कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट्स भी आए होंगे जो आपको पसंद भी आए होंगे, गुस्सा भी आया होगा। अगर गुस्सा आया तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, खुशी हुई होगी तो अच्छी बात है। तो मिलते हैं अपने जुलाई के लास्ट पार्ट में, अर्थात 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक के करंट अफेयर्स को, और इस तरीके से फिर हमारा पूरा माह का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से मजबूत हो जाएगी। क्लियर? तो तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।